हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने जो आपकी बाज़ार की स्थिति थी, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के बारे में पढ़ा था, एकाधिकारी प्रतियोगिता के बारे में। उसमें पढ़ा था हमने वह जो एकाधिकारी जो प्रतियोगिता होती है वो क्या होती है, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं और किस प्रकार से शॉर्ट रन के अंदर और लॉन्ग रन के अंदर जो एकाधिकारी बाज़ार की स्थिति होती है उसमें जो कीमत का और उत्पादन का किस प्रकार से निर्धारण होता है, किस प्रकार से इसमें संतुलन होता है एक फर्म के अंदर। नेक्स्ट जो हमारा इसी से रिलेटेड है, इम्परफेक्ट मार्केट कंडीशन से रिलेटेड आपका जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आपका है ओलिगोपोली यानी अल्पाधिकार। अल्पाधिकार क्या होता है? अल्पाधिकार का मतलब इसके नाम से ही पता चल रहा है, अल्पा का मतलब बहुत कम मात्रा में, अधिकार यानी कि थोड़े से वस्तुओं के उत्पादन पर या वस्तुओं की बिक्री पर थोड़े से विक्रेताओं का अधिकार। अल्पाधिकार बाजार की वह स्थिति है जिसमें किसी वस्तु के थोड़े से विक्रेता होते हैं, यानी कि बहुत कम मात्रा में जो आपके विक्रेता होते हैं थोड़े से होते हैं और जो क्रेता होते हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं। जो अंग्रेजी भाषा का ओलिगोपोली शब्द, जो ओलिगोपोली जो शब्द है वो अंग्रेजी भाषा का शब्द है जो ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो आपका ओलिगो है अर्थात कुछ या फ्यू, इनके बहुत थोड़े से, और पोली का अर्थ है नियंत्रण या कंट्रोल से लिया जाता है। अल्पाधिकारी बाजार की वह स्थिति है जिसमें कुछ बड़ी फर्में समरूप या विभेदीकृत वस्तुएं बेचती हैं। अल्पाधिकारी बाजार की स्थिति के अंतर्गत जो बड़ी बड़ी फर्में होती हैं वो क्या करती हैं, कुछ समरूप वस्तुएं और कुछ विभेदीकृत जो वस्तुएं हैं उनकी सेल करती है, उनको बेचती है। भारत में अल्पाधिकार के कई उदाहरण हैं, जैसे एयरलाइंस है, एयरलाइंस के अंतर्गत जो भी आपके एयर इंडिया है, इंडियन एयरलाइंस है, जेट एयरवेज है, सहारा एयरवेज है। या फिर मोटर गाड़ी उत्पादक के अंदर हम जैसे मारुति है, टाटा है, महिंद्रा एंड महिंद्रा है और सीलो है। तो इस प्रकार की जो भी ये बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं या जो बड़ी बड़ी फर्में हैं वो क्या करती हैं, अपने समरूप या फिर विभेदीकृत जो प्रोडक्शन होता है उसको सेल करती है। इसमें बहुत अधिक जो भी ये जो आपकी बड़ी बड़ी जो फर्में होती हैं, उद्योग होते हैं, इनमें बहुत अधिक परस्पर निर्भरता पाई जाती है, यानी कि एक दूसरे पर ये क्या करती है, निर्भर रहती हैं। प्रत्येक अल्पाधिकारी कीमत तथा उत्पादन की मात्रा संबंधी नीति बनाते समय यह ध्यान रखता है कि उसकी नीतियों का उसके प्रतियोगियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कोई भी जो अल्पाधिकारी होता है जब वो कीमत से या उत्पादन से रिलेटेड जो भी नीतियाँ बनाता है, उन नीतियों को बनाते समय ये ध्यान रखता है मैं जो भी मार्केट के अंदर जो उसके प्रतियोगी हैं उन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। फर्मों की परस्पर निर्भरता के कारण अल्पाधिकारी को एक ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ता है जिसमें एक फर्म के आदर्श निर्णय इस बात पर निर्भर करते हैं कि दूसरी फर्में क्या करने का निर्णय लेती है। कोई भी जो आपका अल्पाधिकारी होता है उसको एक ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ता है जिसमें एक फर्म के आदर्श निर्णय, किसी भी फर्म के कोई भी निर्णय है, इस बात पर निर्भर करते हैं कि दूसरी फर्में क्या करने का निर्णय लेगी। यानी कि जब वो निर्णय लेता है तो वो इस बात पर निर्भर करता है कि वह दूसरी फर्में उस निर्णय से क्या रिएक्शन देगी या फिर उसके कंपैरिजन में दूसरी फर्में क्या निर्णय लेती हैं। इस स्थिति में संघर्ष और सहयोग दोनों के अवसर होते हैं। जो ये स्थिति होती है आपकी, इसमें संघर्ष भी हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है और सहयोग या कॉरपोरेशन भी हो सकता है, दोनों के अवसर इसके अंदर हो सकते हैं। यदि बाजार में फर्मों की संख्या केवल 2 ही है, अगर हम देखते हैं किसी भी वस्तु को बेचने वाली जो बाजार के अंदर केवल 2 ही फर्में हैं या फर्मों की संख्या 2 ही है तो इसे द्वैताधिकार कहते हैं, इनके ड्यूओपोली कहा जाता है। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो आपकी बुक में 3-4 डेफिनेशन दे रखी है, आप कोई भी एक डेफिनेशन कर सकते हो। इस प्रकार हम देखते हैं पीवीसी डूली के अकॉर्डिंग अल्पाधिकार केवल कुछ विक्रेताओं का बाजार है, यानी कि जो आपका अल्पाधिकार होता है कुछ विक्रेताओं का बाजार होता है जो समरूप या विभेदीकृत वस्तु की क्या करते हैं, बिक्री करते हैं। इसके अंतर्गत इतने कम विक्रेता होते हैं कि वे पारस्परिक निर्भरता को पहचानते हैं, यानी कि एक दूसरे की जो आपकी निर्भरता होती है उसको वो क्या करते हैं, पहचानते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर हम देखते हैं जो अल्पाधिकार की क्या क्या विशेषताएं हैं। जिस प्रकार से हमने दूसरी जो मार्केट की कंडीशन थी, स्थितियां थी, उनकी विशेषताओं के बारे में पढ़ा था, इसी प्रकार से जो आपकी अल्पाधिकार की कुछ विशेषताएं हैं या कुछ मान्यताएं हैं उनके बारे में देखते हैं क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं। सबसे पहले इसमें जो आपकी मेन जो विशेषता वो आपकी है थोड़े से विक्रेता तथा अधिक क्रेता। जो आपकी अल्पाधिकारी बाजार की स्थिति होती है
उसमें किसी भी वस्तु को बेचने वाले जो विक्रेता होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं, और उसको खरीदने वाले या जो क्रेता होते हैं वो उनकी संख्या क्या है, बहुत अधिक पाई जाती है। अल्पाधिकार बाजार का वह ढांचा है जिसमें थोड़ी सी फर्मों का उद्योग पर क्या होता है, प्रभुत्व होता है केवल, अथवा इस प्रकार से भी कह सकते हैं वह थोड़े से विक्रेता होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम देख सकते हैं भाई, जो इंडिया के अंदर जो छोटी कारों के बाज़ार में अल्पाधिकार पाया जाता है। इंडिया के अंदर 4 ही मेन कंपनीज हैं, जैसे मारुति है, हुंडई है, सिल्लो है और टाटा है। तो ये 90% जो छोटी कारों का उत्पादन इन्हीं कंपनियों के द्वारा किया जाता है। तो ये आपके इनका जो उत्पादन है वो समरूप भी हो सकता है और विभेदीकृत भी हो सकता है। अल्पाधिकार में क्रेताओं की संख्या क्या पाई जाती है, अधिक पाई जाती है। फिर नेक्स्ट इसके अंदर आता है समरूप या विभेदीकृत उत्पादन। जो आपकी फर्में होती हैं वो क्या करती हैं, समरूप और विभेदीकृत दोनों प्रकार का उत्पादन सेल कर सकती है। अल्पाधिकार में फर्में या तो समरूप या विभेदीकृत वस्तुओं की क्या करती है, बिक्री करती है। यदि समरूप वस्तुएं जैसे इस्पात है या सीमेंट है की बिक्री करती है तो इस प्रकार के उद्योग को शुद्ध या पूर्ण अल्पाधिकार कहते हैं। अगर समरूप वस्तुओं की फर्में बिक्री करती है तो उसको हम कहते हैं शुद्ध या पूर्ण अल्पाधिकार कहा जाता है। यदि फर्में विभेदीकृत वस्तुएं जैसे कार का उत्पादन करती है तो इस उद्योग को हम क्या कहते हैं, अशुद्ध या अपूर्ण अल्पाधिकार कहा जाता है। नेक्स्ट जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आपकी है परस्पर निर्भरता। अल्पाधिकार की एक मुख्य विशेषता फर्मों की परस्पर निर्भरता है। इनके जो फर्मों के अंदर क्या पाई जाती है, परस्पर निर्भरता पाई जाती है। परस्पर निर्भरता से हमारा अभिप्राय यह है कि फर्में एक दूसरे की कीमत उत्पादन संबंधी नीतियों से काफ़ी प्रभावित होती हैं। एकाधिकार या पूर्ण प्रतियोगिता में फर्में स्वतंत्र निर्णय लेती है। वे इस बात का ध्यान रखे बिना निर्णय लेती रहती है कि उनके कार्यों का दूसरी फर्मों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो दूसरी फर्मों के कार्यों का उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अल्पाधिकार में थोड़ी सी फर्में एक दूसरे से प्रतियोगिता करती रहती है, इसलिए वे स्वतंत्र निर्णय नहीं ले सकती। एक फर्म की बिक्री उस फर्म की कीमत अन्य फर्मों द्वारा ली जाने वाली कीमतों पर क्या करती है, निर्भर करती है। यदि कोई भी फर्म कीमत कम कर देती है तो उस फर्म की बिक्री में वृद्धि होगी, परंतु अन्य फर्मों की बिक्री क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसलिए कीमत कम करने से पहले पहली फर्म यह अनुमान लगाने का प्रयत्न करती है कि दूसरी फर्मों की प्रतिक्रिया क्या होगी, या फिर उनकी प्रतिक्रिया का अपने लाभ पर पड़ने वाले प्रभाव की गणना करने का भी वो क्या करती है, प्रयत्न करती है। तो अल्पाधिकार में जो फर्मों की मांग होती है वो आरडी लॉज होती है, क्योंकि यहाँ पर जो निकटतम स्थानापन्न बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर आता है समरूपता का अभाव। अल्पाधिकार की एक विशेषता फर्मों के आकार में समरूपता का अभाव पाया जाता है। कुछ फर्में बहुत बड़ी तथा कुछ बहुत ही छोटी होती है। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं भारत में छोटी कारों के उत्पादन में मारुति उद्योग का लगभग भाग क्या है, 86% है, जबकि अन्य फर्मों जैसे सिल्लो है, टाटा है का भाग जो शेयर है वो बहुत ही कम है। नेक्स्ट इसके अंदर आता है आपका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो आपकी विज्ञापन है, एडवर्टाइजमेंट है। एक अल्पाधिकारी फर्म को विज्ञापन पर काफ़ी धन खर्च करना पड़ता है। अल्पाधिकार की अवस्था में मांग की आरडी लॉज के अधिक होने तथा कीमत दृढ़ता के कारण अल्पाधिकार के लिए अपने उत्पादन की बिक्री को बढ़ाने का एकमात्र उपाय उसका विज्ञापन करना है। तो इसलिए इस पर जो अपने जो उत्पादन पर या अपनी मांग को इंक्रीज करने के लिए जो आपकी अल्पाधिकारी जो फर्म होती है वो क्या करती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में विज्ञापन करती है। नेक्स्ट इसके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आपकी है एकाधिकारी तत्व। जो आपकी अल्पाधिकारी जो बाजार की स्थिति होती है उसके अंदर जो एकाधिकारी तत्व भी पाए जाते हैं। विभेदीकृत एकाधिकार या अशुद्ध एकाधिकार में फर्मों की कुछ एकाधिकारी शक्ति होती है। उत्पादन के विभेदीकृत होने की स्थिति में ग्राहक किसी विशेष ब्रांड को पसंद करने लगते हैं तथा उसे ही खरीदने में उनकी अधिक रुचि हो जाती है। प्रत्येक फर्म का अपना क्या होता है, अपने ब्रांड पर एकाधिकार होता है। कोई दूसरी फर्म अपने उत्पादन को उस दूसरी फर्म के ब्रांड का नाम नहीं दे सकती। इसके अतिरिक्त फर्में परस्पर सहयोग द्वारा कीमत को बढ़ाकर एकाधिकारी लाभ प्राप्त कर सकती हैं। इनके जो भी आपके फर्में होती हैं जो आपसी सहयोग के द्वारा कीमत को बढ़ाकर वो क्या कर सकती है, एकाधिकारी लाभ प्राप्त कर सकती है। नेक्स्ट इसके अंदर आता है आपका कीमत दृढ़ता, प्राइस रेजिडिटी। प्राइस रेजिडिटी क्या होती है, जो आपकी जो अल्पाधिकार की जो एक मुख्य विशेषता वो क्या है, प्राइस रेजिडिटी है, कीमत दृढ़ता है। अल्पाधिकार की एक अन्य विशेषता उसमें सामान्य रूप से पाई जाने वाली कीमत दृढ़ता है।
कीमत दृढ़ता से हमारा अभिप्राय है कि फर्म कीमत में कोई परिवर्तन नहीं करेगी, यानी कोई भी फर्म है वो कीमत में कोई भी परिवर्तन नहीं करेगी, क्योंकि ऐसा करने से अल्पाधिकारी फर्म को कोई लाभ नहीं होगा। यानी कि अगर कोई भी फर्म कीमत में परिवर्तन कर देती है तो अल्पाधिकारी जो फर्म होती है उसको कोई भी प्रॉफिट नहीं होगा, बेनिफिट नहीं होगा। इसलिए फर्म वर्तमान कीमत को ही जारी रखती है। यदि एक फर्म कीमत कम कर देती है तो उसकी जो दूसरी प्रतिद्वंदी जो फर्म होती है वो भी क्या कर देगी, उस कीमत कम कर देगी। इसलिए फर्म को कीमत कम करने से कोई भी लाभ नहीं होगा। इसके विपरीत यदि कोई फर्म कीमत बढ़ा देती है तो अन्य फर्म कीमत में वृद्धि नहीं करेगी, इसलिए उस फर्म के ग्राहक दूसरी फर्मों के पास चले जाएंगे। तो इस प्रकार से उसको क्या है, लॉस उठाना पड़ेगा। तो अल्पाधिकार में जो फर्म है वो कीमत दृढ़ता पाई जाती है। नेक्स्ट इसके अंदर आता तीव्र प्रतियोगिता, कीन कंपटीशन। अल्पाधिकार की एक विशेषता यह भी है कि इसके प्रतिद्वंदियों में जो भी इसके प्रतियोगी होते हैं उनमें तीव्र प्रतियोगिता पाई जाती है, बहुत ज़्यादा प्रतियोगिता पाई जाती है। अल्पाधिकार में विक्रेताओं की संख्या इतनी होगी कि एक विक्रेता द्वारा उठाया गया कदम दूसरे प्रतिद्वंदियों को तुरंत प्रभावित करता है। इसलिए प्रत्येक फर्म दूसरे प्रतियोगियों के कार्य पर नज़र रखती है तथा उसके जवाब में ही कार्रवाई करने को क्या रहती है, वो तैयार रहती है। तो इसलिए ये जो भी आपके उत्पादक होते हैं या जो भी फर्म होती हैं उनमें तीव्र प्रतियोगिता पाई जाती है। नेक्स्ट इसके अंदर आता है अनिश्चितता। अल्पाधिकार में फर्मों की परस्पर निर्भरता के कारण विभिन्न फर्मों के व्यवहार के संबंध में कोई पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता। यानी कि जो विभिन्न फर्मों का जो व्यवहार होता है उसके संबंध में कोई भी पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता। चालू तथ्यों के आधार पर वर्तमान आर्थिक परिवर्तनों के अभाव की गणना करना संभव नहीं होता। इसलिए कहा जाता है कि अल्पाधिकार में अनिश्चितता पाई जाती है। फिर आता नेक्स्ट इसके अंदर गैर लाभ उद्देश्य। अल्पाधिकार में एक फर्म का उद्देश्य केवल लाभ को अधिकतम करना नहीं होता। इस प्रकार से हमने एकाधिकार के अंदर एकाधिकारी जो कंपटीशन था उसके अंदर देखा था, भाई जो फर्म का जो मेन उद्देश्य होता है वो अपने लाभ को क्या होता है, मैक्सिमाइज करना होता है। लेकिन अल्पाधिकार के अंदर जो फर्म का जो मेन उद्देश्य होता है वो अपने लाभ को मैक्सिमाइज नहीं करना होता, उसके कुछ अन्य और उद्देश्य भी हो सकते हैं, जैसे बिक्री को अधिकतम करना है, अपने जोखिम को न्यूनतम करना है, उत्पादन को अधिकतम करना है, सुरक्षा को अधिकतम करना है। लाभ को अधिकतम करने के उद्देश्य के अभाव में फर्म के उत्पादन तथा कीमत के संतुलन स्तर का निर्धारण करना कठिन हो जाता है। फिर नेक्स्ट इसके अंदर आता है बाजार की कुछ बाधाएं, प्रवेश की कुछ बाधाएं। यानी कि जो ये अल्पाधिकार के अंदर जो फर्मों के प्रवेश है उस पर कुछ क्या होती हैं, बाधाएं होती हैं। अल्पाधिकार में उद्योग में प्रवेश करने के संबंध में कई बाधाएं होती हैं। प्रवेश की कुछ सामान्य बाधाएं जैसे सतर की बचतें हैं, पुरानी फर्मों के निरपेक्ष लागत है, लाभ है, पेटेंट है, महत्वपूर्ण आगतों पर नियंत्रण है। तो इस प्रकार से जो आपकी फर्म जो कोई भी नई फर्म होती है उसका उद्योग के अंदर प्रवेश करना काफ़ी कठिन होता है। आगे हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ओलिगोपोली या अल्पाधिकार का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जा सकता है, इनके कितने टाइप्स हो सकते हैं आपके अल्पाधिकार के। सबसे पहले हमने भाई पहले भी पढ़ा था इसकी कैरेक्टरिस्टिक के अंदर भी, भाई पूर्ण या अपूर्ण अल्पाधिकार। पूर्ण अल्पाधिकार का मतलब क्या होता है, जब वस्तुएं समरूप वस्तुओं को बेचती है या उनको सेल करती है, बिक्री करती है, तो उसको हम बोलते हैं शुद्ध या पूर्ण अल्पाधिकार। और जब फर्में विभेदीकृत वस्तुओं की बिक्री करती है तो उसको हम बोलते हैं अपूर्ण या अशुद्ध अल्पाधिकार। नेक्स्ट इसके अंदर आता है खुला या बंद अल्पाधिकार क्या होता है। खुला अल्पाधिकार बाजार की वह अवस्था जिसमें उद्योग में फर्म के प्रवेश पर कोई भी प्रतिबंध नहीं होता, यानी कि कोई भी फर्म उद्योग के अंदर प्रवेश कर सकती है, उसमें कोई भी प्रतिबंध नहीं हो सकता। फर्मों के प्रवेश करने की आती स्वतंत्रता होती है। परंतु जो आपका बंद जो अल्पाधिकार होता है, बंद अल्पाधिकार की स्थिति में उद्योग में फर्मों के प्रवेश पर क्या होते हैं, प्रतिबंध होते हैं। ये प्रतिबंध तकनीकी, कानूनी या किसी अन्य प्रकार के भी हो सकते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर आता है आंशिक या पूर्ण अल्पाधिकार। आंशिक अल्पाधिकार वह स्थिति है जिसमें बाजार में एक प्रधान फर्म होती है, यानी कि एक डोमिनेंट फर्म होती है बाजार के अंदर, डोमिनेंट फर्म इन दी मार्केट। आंशिक जो आपका अल्पाधिकार होता है उसमें एक जो डोमिनेंट फर्म होती है और वही क्या करती है, प्राइस का डिटरमाइन करती है, निर्धारण करती है। तो इसीलिए उसको हम प्राइस लीडर फर्म भी बोल सकते हैं, कीमत प्रदान फर्म भी कह सकते हैं। उसकी एक सामान्य कीमत नीति, जो कोई भी आपकी डोमिनेंट जो फर्म होती है उसकी एक अपनी ही एक सामान्य कीमत नीति होती है और वे एक दूसरे से प्रतियोगिता नहीं करती। इसके विपरीत
प्रधान फर्म या कीमत नेता द्वारा जो कीमत निर्धारित की जाती है, यानी कि उसी के द्वारा क्या की जाती है, आपकी जो आपकी प्रधान फर्म होती है या जो कीमत जो आपकी डोमिनेंट जो फर्म होती है उसी के द्वारा कीमत निर्धारित की जाती है। जो कीमत वो निर्धारित कर देती है, बाकी फर्में उसी का क्या करती है, अनुसरण करती है। कीमत नेता द्वारा निर्धारित कीमत पर ही अपना उत्पादन वो क्या करती है, सभी फर्में बेचती हैं। इसके विपरीत अगर पूर्ण अल्पाधिकार की अवस्था में कोई प्रधान फर्म या कीमत नेता फर्म नहीं होती। नेक्स्ट इसके अंदर हम देखते हैं गठबंधन या गैर गठबंधन अल्पाधिकार। गठबंधन अल्पाधिकार वह स्थिति है जिसमें फर्में एक दूसरे के सहयोग से कीमत निर्धारित करती है। गठबंधन का मतलब वो आपस में एक दूसरे के सहयोग से वह क्या करती है, कीमत का निर्धारण करती है। उनकी एक सामान्य कीमत नीति होती है तथा वे एक दूसरे से प्रतियोगिता नहीं करती। इसके विपरीत अगर गैर गठबंधन अल्पाधिकार वह अल्पाधिकार है जिसमें फर्में स्वतंत्रतापूर्वक क्या करती है, कार्य करती है तथा स्वतंत्र रूप से अपने उत्पादन की कीमत क्या करती है, निर्धारित करती है। नेक्स्ट इसके अंदर जो आपके सिलेबस के अंदर जो टॉपिक है वो आपका है एमरजेंस ऑफ ओलिगोपोली या फिर हाउ डज ओलिगोपोली एग्जिस्ट्स। अल्पाधिकार का उद्गम या अल्पाधिकार क्यों उत्पन्न हो जाता है। किसी भी मार्केट की स्थिति के अंदर हम देखते हैं वह जो आपका अल्पाधिकार है वो क्यों उत्पन्न हो जाता है, एमरजेंस क्या है उसका। इसके बहुत से कारण हो सकते हैं, जैसे कोई भी आपका अल्पाधिकार है मार्केट के अंदर क्यों उत्पन्न होता है, इसके बहुत से कारण हैं। सबसे पहले इसके अंदर आता है नवप्रवर्तन या इनोवेशन। नवप्रवर्तन अर्थात आविष्कारों को लागू करने के कारण उद्योगों में फर्मों का प्रवेश क्या हो जाता है, सीमित हो जाता है। यानी कि जो फर्में नवप्रवर्तन या नए नए आविष्कार करती है उन्हीं पर जो अपने प्रोडक्ट के उत्पादन पर क्या होता है, उनका अधिकार स्थापित हो जाता है। इसके फलस्वरूप अल्पाधिकार का क्या होता है, जन्म होता है। उन उद्योगों में प्राय अल्पाधिकार पाया जाता है जिन्हें किसी बड़े आविष्कार या नवप्रवर्तन के कारण शुरू किया जाता है। कि जो बड़े बड़े जो उद्योग हैं उनमें जो अल्पाधिकार ज़्यादा पाया जाता है जहाँ जो किसी भी नवप्रवर्तन के कारण या आविष्कार के कारण शुरू हुए हों। नवप्रवर्तन लागू करने वाली फर्म उद्योग में अपनी प्रधानता को बनाए रखने का क्या करती है, प्रयत्न करती है। नेक्स्ट इसके अंदर आता है पैमाने की बचतें। कुछ उद्योगों में लागत तब तक कम नहीं की जा सकती जब तक फर्म कुल मांग के काफ़ी ऊंचे प्रतिशत का उत्पादन नहीं कर सकती। यानी कि कुछ ऐसे उद्योग होते हैं उनमें जो प्रोडक्शन की जो लागत होती है उसको तब तक कम नहीं किया जा सकता जब तक वो हाई लेवल पर या ऊंचे पैमाने पर क्या है, अपना उत्पादन नहीं करती। इसके फलस्वरूप फर्मों की संख्या कम रहती है और इसके अतिरिक्त बिक्री प्रोत्साहन तथा उत्पादन लागत में पैमाने की बचतें भी हो सकती हैं और ये क्या करती है, फिर आगे अल्पाधिकार को जन्म देती है। फिर आता आवश्यक साधनों पर नियंत्रण। यानी कि जो भी उत्पादन के जो आवश्यक साधन होते हैं उन पर जो आपके बड़े बड़े जो उद्योग होते हैं, जो फर्में होती हैं, उन पर उनका क्या हो जाता है, नियंत्रण हो जाता है। अल्पाधिकार के उत्पन्न होने का एक यह भी कारण है कि केवल कुछ फर्मों का उत्पादन के साधनों पर क्या होता है, नियंत्रण होता है। इस प्रकार से हम देखते हैं जो पेट्रोलियम निर्यात करने वाले जो देशों का जो संगठन है उन पर क्या है, जो पेट्रोल के ऊपर पूरा कंट्रोल होता है, पूरा नियंत्रण है। जो आपके वो जो सदस्य है वो बहुत ही कम सदस्य हैं। ये कुछ देश एक आवश्यक साधन को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर आता है आपका कानूनी प्रतिबंध या पेटेंट्स। अल्पाधिकार की स्थिति पैदा होने का एक अन्य कारण कानूनी प्रतिबंध या पेटेंट्स का होना है। पेटेंट्स लेने वाली फर्म को किसी साधन या उत्पाद पर कुछ वर्षों के लिए एकमात्र कानूनी अधिकार प्राप्त होता है। यानी कि पेटेंट्स का मतलब क्या होता है, कोई भी जो फर्म पेटेंट्स लेती है किसी वस्तु के बारे में तो उसका उत्पादन करने के लिए कुछ वर्षों पर उसका खुद का क्या हो जाता है, अधिकार होता है। कोई दूसरी फर्म उस वस्तु का उत्पादन नहीं कर सकती। जैसे जापानी फर्मों का उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में अल्पाधिकार है इसलिए बना रहा क्योंकि वे प्रत्येक मौलिक उत्पादन के नव प्रवर्तन पर पेटेंट लेने में क्या रहते हैं, सफल रहते हैं। फिर नेक्स्ट इसके अंदर आता है आपका सफल विभेदीकरण। कुछ फर्में विभेदीकृत वस्तुओं के अपने जो आपके ब्रांड्स को बहुत अधिक प्रसिद्ध करने में सफल हो जाती है। यानी कि कुछ जो आपकी जो फर्में होती हैं वो विभेदीकृत वस्तुओं के जो ब्रांड्स होते हैं उनको अधिक प्रसिद्ध करने में क्या हो जाती है, वो सफल हो जाती हैं। इसके फलस्वरूप उस समूह या उद्योग में नई फर्मों का प्रवेश क्या होता है, कठिन हो जाता है। इन फर्मों के समूह या उद्योग में प्रवेश के लिए अपने प्रतियोगियों का मुकाबला करने के लिए विज्ञापन तथा प्रचार पर बहुत अधिक धन खर्च करना पड़ता है। ऐसा करना कई बार लाभदायक नहीं होता। नेक्स्ट इसके अंदर आता है आपका अधिक शिथिल लागत। अल्पाधिकार का एक कारण यह भी है कि उद्योग में एक नया उपक्रम शुरू करने की शिथिल लागत बहुत ऊंची होती है। यदि किसी समय व्यवसाय को चलाने के लिए बहुत अधिक पूंजी निवेश या शिथिल लागत खर्च करने की आवश्यकता होती है तो नई फर्में उद्योग में प्रवेश करना था उन्हें छोड़ना, नई फर्मों के लिए उद्योग में प्रवेश करना और उद्योग को छोड़ना काफ़ी कठिन होता है नई फर्मों के लिए। फिर आता है विलय, मर्जर्स
कई बार दो या दो से अधिक जो स्वतंत्र फर्मों का परस्पर विलय करने से अल्पाधिकार उत्पन्न हो जाता है। यानी कि हम देखते हैं अल्पाधिकार के अंदर जो फर्में होती हैं दो या दो से अधिक, वो आपस में विलय कर लेती है। और जब दो या दो से अधिक फर्में आपस में विलय करती है या आपस में मिलती है तो उसको हम क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। इसके कई उद्देश्य हो सकते हैं, जैसे बाजार का अधिक भाग प्राप्त करना, पैमाने की बचतें, बाजार का विस्तार, क्षेत्र के विस्तार की बचतें आदि। तो जो आपका मर्जर्स होता है, विलय होता है, उसके कई उद्देश्य हो सकते हैं।